कहानी की शुरुआत फ्रैंक मॉरिस नाम के एक खतरनाक अपराधी से होती है, जिसे अल्काट्राज नाम की एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जा रहा था। यह जेल समुद्र के बीच एक द्वीप पर बनी थी, जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक तो जेल से भागने के लिए ही मशहूर था। वह अब तक कई जेलों से भाग चुका था, लेकिन अल्काट्राज से भागने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। भागने की कोशिश करना तो दूर की बात थी। जेल पहुंचते ही सबसे पहले फ्रैंक की अच्छी तरह तलाशी ली गई और फिर उसे उसके सेल में भेज दिया गया, जहां अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी बितानी थी। अगले दिन नाश्ते के वक्त फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम के एक बूढ़े कैदी से हुई, जिसने एक चूहे को अपना पालतू बना रखा था। लिटमस से बात करते हुए फ्रैंक की नजर वुल्फ नाम के एक और कैदी पर पड़ी, जो खुलेआम उसे परेशान कर रहा था। लेकिन फ्रैंक ने उसे अनदेखा करते हुए लिटमस से बातचीत जारी रखी। कुछ देर बाद उसे वार्डन के कमरे में एक छोटी जानकारी देने के लिए बुलाया गया। वहां वार्डन ने उसे धमकाते हुए कहा कि यहां से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि कई लोग आए और गए लेकिन कोई भी भाग नहीं सका। मगर वार्डन के इस भाषण के दौरान ही फ्रैंक ने चुपके से उसके कमरे से एक नेल कटर चुरा लिया। यह देखने में छोटी चीज थी, लेकिन फ्रैंक जानता था कि अल्काट्राज जैसी जेल में छोटी छोटी चीजें भी बहुत काम आ सकती हैं। इसीलिए अपने सेल में लौटते ही उसने नेल कटर को बाइबल के अंदर छिपा दिया। कुछ देर बाद जब ग्रुप शावर का वक्त आया तो वुल्फ फिर से फ्रैंक के पास आया और उसे परेशान करने लगा। लेकिन इस बार फ्रैंक चुप रहने के मूड में नहीं था। उसने वुल्फ को पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। इस घटना के बाद जेल में उसकी एक अलग पहचान बन गई और फिर कोई भी उसे बेवजह परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन गई, जहां उसकी मुलाकात जेल के लाइब्रेरियन इंग्लिश से हुई। इंग्लिश को भी अल्काट्राज में उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसके कारण उसने बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी और अपना पूरा ध्यान किताबों पर लगा लिया था। असल में इंग्लिश और फ्रैंक दोनों को इतिहास की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, जिससे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉक नाम के एक कैदी से हुई, जो एक बेहतरीन कलाकार था और अपना ज्यादातर समय पेंटिंग करने में बिताता था। डॉक का मानना था कि अल्काट्राज जैसी खतरनाक जेल में कोई भी आदमी पागल हो सकता है, लेकिन उसकी पेंटिंग करने की आदत ने अब तक उसके दिमाग को ठीक रखा था। उसी शाम एक गार्ड ने फ्रैंक को कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताया, जिसमें हर घंटे के बदले कुछ पैसे मिलने वाले थे। लेकिन फ्रैंक के लिए जल्द ही मुश्किलें बढ़ने वाली थीं। एक दिन जब सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर थे, तभी वुल्फ एक बार फिर लौट आया। इस बार उसके पास एक हथियार भी था, जिससे वह फ्रैंक पर हमला करना चाहता था। लेकिन ऐन वक्त पर डॉक ने फ्रैंक को सावधान कर दिया, जिससे फ्रैंक ने अपनी जैकेट की मदद से उस हमले को रोक लिया। इसके बाद वुल्फ और फ्रैंक के बीच लड़ाई छिड़ गई। जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वुल्फ ने गार्ड पर भी हमला कर दिया। इसके चलते दोनों को ही डी ब्लॉक के एकांत कारावास में डाल दिया गया। एकांत कारावास में कैदी को अकेले बंद रखा जाता था। यह एक ऐसा पिंजरा था जहां कोई भी कैदी जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब फ्रैंक को सिर्फ अपनी रक्षा करने की वजह से वहां डाल दिया गया था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। 2 हफ्ते तक उसी पिंजरे में रहने के बाद जब फ्रैंक को आजाद किया गया तो लिटमस ने अपने चूहे के जरिए उसे खुश करने के लिए एक स्वागत संदेश भेजा। वापस आने के बाद फ्रैंक की अपने पड़ोसी चार्ली से दोस्ती हो गई, जो एक बड़ी चोरी की सजा काट रहा था। चार्ली ने फ्रैंक को बताया कि उसे सीमा पार करके भागने का बहुत अफसोस था, क्योंकि इसी गलती की वजह से उसका जुर्म और बड़ा हो गया था। अगले दिन वार्डन ने बिना किसी को बताए जेल का निरीक्षण करने का फैसला किया। इस दौरान उसे एक कैदी के सेल में अपनी तस्वीर दिखाई दी, जो पहले तो उसे बहुत पसंद आई, लेकिन अगले ही पल उसने जेल में डॉक की बनाई हुई सारी पेंटिंग्स को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। वार्डन के इस फैसले ने डॉक को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि वह अपनी पेंटिंग्स के सहारे ही जी रहा था। उसे अपनी बनाई हर पेंटिंग से बहुत लगाव था। फ्रैंक ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं भाई, पेंटिंग ही तो थी, अब यहाँ जीना तो है ना। लेकिन डॉक इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। एक दिन काम के दौरान डॉक की 3 उंगलियां कट गईं। यह एक तरह से वार्डन के खिलाफ उसकी बगावत थी। जैसे ही यह हुआ, गार्ड्स ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाने के लिए संदेश भेजा। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक बस चुपचाप खड़ा होकर डॉक को देखता रहा। उसी रात जब फ्रैंक अपने सेल में बैठा हुआ था तो उसकी नजर वेंट से निकल रहे एक कॉकरोच पर पड़ी। इसे देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद यह वेंट बाहर निकलने वाले किसी रास्ते से जुड़ा हो सकता है। तभी इंग्लिश ने उसे बताया कि असल में वार्डन ने डॉक की सभी पेंटिंग्स इसलिए बाहर फेंकवा दी थीं क्योंकि उसे अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई थी। अगली बार खाने के दौरान फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लेरेंस नाम के 2 भाइयों से हुई, जिन्होंने उसे पहले की एक जेल से पहचान लिया था। बातचीत के दौरान वे लोग अल्काट्राज के बारे में बात करने लगे। उनका कहना था कि इस जेल से भागना नामुमकिन है, क्योंकि यह चारों तरफ पानी से घिरी हुई है और अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी
यहीं बितानी पड़ेगी। लेकिन उनकी इस बात ने फ्रैंक के दिमाग में एक नया आइडिया भर दिया। अब वह इतिहास बनाना चाहता था। वह इस जेल से भागने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। उसी रात फ्रैंक ने वार्डन के कमरे से चुराए हुए नेल कटर की मदद से अपने सेल की ग्रिल के आसपास की सीमेंट को धीरे धीरे खुरचना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे गार्ड्स के पैरों की आवाज आती, वह नेल कटर को बाइबल में छुपाकर पढ़ने का नाटक करने लगता, ताकि किसी को उस पर शक न हो। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे ग्रिल के आसपास की सीमेंट कमजोर पड़ने लगी। उधर जब मुलाकात का समय आया और इंग्लिश और चार्ली अपने परिवार वालों से मिलने गए, तो इंग्लिश अपनी बेटी से बात करने में हिचकिचा रहा था। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश को इस बात का बहुत अफसोस था कि वह उसका बचपन नहीं देख पाया। उधर अपनी बीवी से मिलने के दौरान चार्ली को पता चला कि उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। डॉक्टर के मुताबिक अब उनके पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे थे। ये सुनकर चार्ली के मन में अल्काट्राज से भागने की इच्छा और भी बढ़ गई। अगली सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने जॉन और चार्ली के सामने जेल से भागने का अपना प्लान रखा। उसके मुताबिक खारे पानी और तेज हवा ने जेल की दीवारों को कमजोर कर दिया था, जिससे वे धीरे धीरे सीमेंट को कुरेदकर वेंटिलेशन ग्रिल्स निकाल सकते थे। फिर वे उन्हीं ग्रिल्स के रास्ते पाइपलाइन तक पहुंचकर वहां से भाग सकते थे। लेकिन असली सवाल यह था कि जेल से बाहर निकलने के बाद समुद्र पार कैसे करेंगे। इस पर फ्रैंक ने बताया कि क्लेरेंस जेल के कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वह वहां से धीरे धीरे कुछ रेनकोट और थोड़ी रबर सीमेंट चुरा सकता है। इन सब चीजों की मदद से फ्रैंक लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बना सकता था। फ्रैंक का प्लान सभी को पसंद आया और उन सभी ने मिलकर इसे पूरा करने का फैसला किया। उस दिन भी फ्रैंक हर रोज की तरह अपने सेल में बैठकर सीमेंट को निकालने में लगा था। इस बार चार्ली भी उसका साथ दे रहा था, जो अपने सेल से बाहर नजर रखे हुए था, ताकि कोई गार्ड उनके प्लान के बारे में जान न सके। फ्रैंक का काम तो हो रहा था, लेकिन नेल कटर बहुत छोटा था, जिससे उसे इसे इस्तेमाल करने में काफी समय और मेहनत लग रही थी। नेल कटर बहुत तेज भी नहीं था, जिससे उसे और जोर लगाना पड़ रहा था। इसी वजह से फ्रैंक के हाथों में कई चोटियां भी आ गईं, जो अब उसे परेशान करने लगी थी। अगली सुबह फ्रैंक ने अपने साथियों को इस परेशानी के बारे में बताया। अब उन्हें एक बड़े और ज्यादा ताकतवर औजार की जरूरत थी। तभी फ्रैंक की नजर अपनी चम्मच पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी चम्मच को जूते पर घिसकर गंदा कर दिया और फिर गार्ड को बुलाकर शिकायत की कि उसकी चम्मच गंदी हो गई है। बाकी लोगों ने भी उसका साथ देते हुए गार्ड से चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड को इसमें कोई शक नहीं हुआ और उसने आसानी से चम्मच बदलने के लिए हाँ कर दी। जब वे चम्मच बदलने के लिए फ्रंट डेस्क पर पहुंचे, तो जॉन ने वहां मौजूद गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया। इसी दौरान फ्रैंक ने चुपके से एक एक्स्ट्रा चम्मच अपनी जेब में रख ली, लेकिन फ्रैंक को इतना ही काफी नहीं लगा, इसलिए उसने लिटमस से कुछ खाने के बदले में बाकी जरूरी सामान भी इकट्ठा किया। इसके बाद फ्रैंक ने चम्मच को पिघलाकर नेल कटर और एक सिक्के के साथ जोड़कर एक नया औजार बनाया, जो नेल कटर से कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ। उसी रात जब फ्रैंक तेजी से सीमेंट को कुरेदने में लगा था, तभी एक गार्ड वहां आ गया, लेकिन चार्ली उसे देख नहीं पाया। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर इंग्लिश ने बीच में आकर गार्ड का ध्यान भटका दिया, जिससे चार्ली को जेल की सलाखों पर जोर से मुक्का मारकर फ्रैंक को सतर्क करने का मौका मिल गया। इशारा मिलते ही फ्रैंक ने तुरंत ही सारा सामान छुपा दिया। इस बार तो वे बच गए, लेकिन अब फ्रैंक समझ गया था कि वह चार्ली पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। अगले कुछ दिनों में फ्रैंक को एहसास हुआ कि ग्रिल्स के अंदर पेंच भी कसे हुए हैं, जिन्हें खोलने के लिए उन्हें एक नया औजार चाहिए था। इस दौरान जब भी फ्रैंक को बाहर जाने का मौका मिलता, वह ग्रिल से निकली हुई सीमेंट को चुपचाप बाहर गिरा देता। कारपेंटर शॉप में काम करते हुए फ्रैंक ने चोरी छिपे एक छोटा सा औजार तैयार किया, लेकिन अब उसे दुकान से बाहर ले जाना मुश्किल था, क्योंकि मेटल डिटेक्टर में फंसने का खतरा था। इसके लिए फ्रैंक ने एक सड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा अपने हाथ में रख लिया। जैसे ही मेटल डिटेक्टर का अलार्म बजा, उसने गार्ड के हाथ में वही सड़ा हुआ टुकड़ा पकड़ा दिया, जबकि उसका असली औजार उसके जूते में छुपा हुआ था। अपने सेल में पहुंचते ही उसने उस औजार की मदद से ग्रिल को खोल दिया। ग्रिल के पीछे पाइपलाइन का जाल फैला हुआ था, जो शायद उनकी आजादी का रास्ता बन सकता था। लेकिन फ्रैंक जानता था कि अभी और अच्छी प्लानिंग की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने गार्ड्स को चकमा देने के लिए नकली सिर बनाने का फैसला किया, ताकि भागते समय गार्ड्स को लगे कि वे अभी भी अपने सेल में ही हैं। अब उन्होंने तुरंत ही सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जॉन का काम नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करना था, वहीं चार्ली पेंट का इंतजाम करने वाला था और फ्रैंक ने इंग्लिश की मदद से कई सारे अखबार इकट्ठा की। सारा सामान मिलते ही फ्रैंक तुरंत अपने काम पर लग गया। उसने सबसे पहले अखबार को दीवार से निकली हुई सीमेंट में मिलाकर इंसानी खोपड़ी जैसा ढांचा तैयार किया। फिर उस पर पेंट और बाल लगाकर उन्होंने एक नकली सिर बना लिया, जिससे गार्ड्स को चकमा दिया जा सके। अपने प्लान को और पक्का करने के लिए चार्ली ने असली ग्रिल्स जैसी दिखने वाली नकली जालियां बनाई।
भागते वक्त ये नकली जालियां असली ग्रिल्स की जगह लगा दी जाती ताकि कोई गार्ड नोटिस न कर सके कि असली ग्रिल हटा दी गई है। एक रात फ्रैंक ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया। उसने नकली सिर और नकली ग्रिल का इस्तेमाल किया और पाइपलाइन तक पहुंच गया। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद उसे एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया जहां वह अकेले नहीं जा सकता था। उसी वक्त एक गार्ड सभी सेल्स का राउंड लेने आया। जब वह फ्रैंक के सेल के पास पहुंचा तो उसे हल्का सा शक हुआ, लेकिन फिर भी वे किसी तरह बच गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके प्लान में कुछ बदलाव की जरूरत है। अगली सुबह फ्रैंक और चार्ली ने पिछली रात हुई घटना के बारे में चर्चा की। इसी दौरान जॉन और क्लेरेंस ने भी अपनी अपनी नकली खोपड़ियां तैयार कर ली थीं। अब सभी ने तय कर लिया कि वे इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे और इसे पूरी सावधानी से अंजाम देंगे। उसी रात जॉन और चार्ली एक बार फिर उस लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। एक दूसरे की मदद से वे दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे को छूते ही उन्हें एहसास हुआ कि इसे काटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें बेहतर औजारों की जरूरत थी। अगले दिन म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर पड़ी। उसे लगा कि वे इसका इस्तेमाल औजार की तरह कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने हिस्से की सारी मिठाई के बदले लिटमस के साथ सौदा कर लिया। अब पंखे को क्लास से बाहर निकालने के लिए चार्ली ने उसे एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा दिया। इस चालाकी की मदद से वे पंखे को आसानी से बाहर ले आए। जैसे ही पंखा फ्रैंक के हाथ लगा, वह तुरंत उसे औजार में बदलने में जुट गया। जब औजार तैयार हो गया तो वे दोबारा उस लोहे के दरवाजे के पास गए और इस बार अपने नए औजार की मदद से दरवाजा काट दिया। इस दौरान शोर भी काफी हुआ, जिसकी आवाज गार्ड्स तक पहुंची। हालांकि गार्ड्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। अब फ्रैंक और उसके साथियों का रास्ता खुल चुका था। उन्होंने तय किया कि वे मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज से भाग जाएंगे। लेकिन मंगलवार सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने डॉग की याद में टेबल पर एक फूल रख दिया। वार्डन की नजर तुरंत उस फूल पर पड़ी। उसने फ्रैंक को जेल के नियमों की याद दिलाते हुए फूल को कुचल दिया। वार्डन के इस बर्ताव से लिटमस को बहुत गुस्सा आया। वह वार्डन पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वह नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद वार्डन ने अचानक फ्रैंक के सेल की तलाशी ली, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। इससे वह काफी नाराज हो गया और गुस्से में आकर उसने चार्ली और फ्रैंक का सेल बदलने का आदेश दे दिया। उधर वुल्फ भी सजा पूरी कर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आ चुका था और अब वह दोबारा फ्रैंक पर हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, इंग्लिश ने बीच में आकर उसे रोक लिया। उस रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस ने पाइपलाइन पर मिलने का फैसला किया, लेकिन ऐन वक्त पर चार्ली घबरा गया और उसने भागने के प्लान से पीछे हटने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ बाकी तीनों अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते रहे। उधर चार्ली अपनी आंखों के सामने अपने आजादी के सपने को दूर जाता देख रहा था। फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस दरवाजे को पार करके छत तक पहुंच गए, जहां उन्हें सर्चलाइट्स से बचना था। इसी दौरान चार्ली ने आखिरकार जेल से भागने का मन बना लिया। वह तेजी से पाइपलाइन से होते हुए लोहे के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अब वह अकेला उसे पार नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि उसने अपनी आजादी का मौका अपने डर की वजह से गंवा दिया। दूसरी तरफ फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस सर्चलाइट्स से बचते हुए जेल की दीवार तक पहुंच चुके थे। उन्होंने पहले आसपास देखा कि कोई गार्ड तो नहीं है, फिर चुपचाप दीवार पार करके जेल से बाहर आ गए। अब वे तीनों कैदी सड़क पार करके समुद्र के किनारे तक पहुंच चुके थे। उन्हें पता था कि किसे क्या करना है, इसलिए वे बिना समय गंवाए तेजी और सावधानी से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी नाव में हवा भरनी शुरू कर दी। इसे मुंह से फुलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने यह भी कर दिखाया। अब वे तीनों अल्काट्राज की सरहद से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए समुद्र में उतर चुके थे। अगली सुबह जब गार्ड्स राउंड पर आए तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्रैंक के मुंह से चादर हटाई, उनके होश उड़ गए। जो कुछ उन्होंने देखा उसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। फ्रैंक की जगह वहां एक नकली खोपड़ी रखी थी। पूरी जेल में हड़कंप मच गया कि कुछ कैदी भाग निकले हैं। गार्ड्स ने तुरंत ही अलार्म बजा दिया और जल्द ही पता चला कि फ्रैंक के अलावा 2 और कैदी भी गायब हैं। उनकी तलाश के लिए नावों और हेलीकॉप्टरों तक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ पुलिस वालों को लगा कि वे समुद्र में डूबकर मर गए होंगे, लेकिन वार्डन को अंदर ही अंदर यकीन था कि वे बच निकले हैं। दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल अल्काट्राज से कोई भागने में सफल हो चुका था, लेकिन जेल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए वार्डन ने दुनिया के सामने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। हालांकि इस दावे पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। ये एक सच्ची घटना थी जिसने फ्रैंक को जेल तोड़ने वाले जीनियस के रूप में मशहूर कर दिया। अगले 1 साल तक गुप्त रूप से उनकी तलाश जारी रही, लेकिन कभी कोई शव नहीं मिला।
इसका मतलब था कि वे वाकई अपनी आज़ादी पाने में कामयाब हो गए थे और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।